गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स गुरु वैभव सिंह एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए क्लास 10th का नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम अपने पुराने 2 वीडियोस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक क्वेश्चंस तो कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम आने वाले वीडियो में, मतलब इस वीडियो में एपी के कुछ एडवांस क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जिसमें बहुत से बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमको देखना है, मतलब स्मार्टली खेलेंगे हम। यहां पर जो क्वेश्चन है, एक तरीके के क्वेश्चन को बहुत सारे वेज में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास एक एपी है 3, 8, 13, 18 एंड इट गोज टिल 78। इट गोज टिल 78 इसका क्या मतलब है? अभी तक हमने प्रीवियस दोनों वीडियोस में जो एपीज देखी थी वो मोस्टली फाइनाइट एपीज थी, राइट, इनफाइनाइट एपीज थी। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर फाइनाइट एपी एंड व्हाट आर इनफाइनाइट एपी। जब हम कुछ इस तरीके की एपी लिखते हैं 5, 10, 15, है ना, मतलब जब आखिरी में हम डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं, इसका ये मतलब है कि दिस एपी कंटिन्यूज टिल इन्फिनिटी, है ना। इस टाइप की एपी को हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमें नहीं पता होता है, राइट। अगर इसी एपी को हम ऐसे लिखते, आखिरी में हम कोई भी एक नंबर लिख देते जो इस एपी में आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा 90, ठीक है ना। तो ये एपी जो है मेरी सेकंड वाली जो एपी है, ये एक फाइनाइट एपी है। फाइनाइट इसीलिए क्योंकि यहां पर हमें पता है कि ये जो एपी है वो 90 वाली टर्म पे खत्म हो जाएगी, मतलब इस एपी की हमें लास्ट टर्म गिवन है, राइट। तो सिंपल सी बात कहें अगर, तो अगर मुझे किसी एपी में लास्ट टर्म गिवन है तो वो एपी हमारे लिए फाइनाइट एपी होती है, और अगर मुझे एपी में लास्ट टर्म गिवन नहीं होती है तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट एपी होती है। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये एक एपी गिवन है। अब हमसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों ही सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछते हैं। इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। हमें ये बताना है कि ये जो 78 है ये कौन सी टर्म है ना। हम बोलते हैं, हमें सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 78 बी द nth टर्म, ठीक है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 78 है, राइट। तो an जो है वो 78 के बराबर है, राइट। भाई nth टर्म जो है वो 78 है। nth टर्म का फॉर्मूला भी हम लोग सीख चुके हैं, क्या होता है जल्दी से बता दो, राइट। अब हमारी एपी में बहुत ही क्लियरली हमें पहली टर्म भी दी हुई है और कॉमन डिफरेंस मतलब d जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो d कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, 8 - 3, सो d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो a की जगह हमने रखा 3 इंटू n - 1 और d की जगह पे हमने रख दिया 5। सॉल्व करेंगे तो 5n - 1 इज इक्वल टू, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 78 - 3 विल गिव अस 75 और n - 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, राइट। तो यहां से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, n - 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 15 मिल रहा है हमें, राइट। तो n हो जाएगा 15 + 1 मतलब n की वैल्यू आ गई 16। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 78 जो है वो 16th टर्म है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, राइट। अब सेकंड वाले क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें ये बताना है कि कितने टर्म्स हैं। क्योंकि मेरी जो एपी है वो फाइनाइट है तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूं। अगर मेरे को इनफाइनाइट एपी दी होती तो मैं कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम बस ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 78 जो कि लास्ट टर्म है।
तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको कि जो लास्ट टर्म है और जो nth टर्म है वो सेम होती है। मतलब कभी आपको लास्ट टर्म दिया है तो उसका भी फॉर्मूला आप यही लगाएंगे, और nth टर्म का तो हम ये यूज कर ही रहे थे अभी तक, राइट। सो यहाँ पर हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम बोलेंगे भैया लास्ट टर्म जो है वो 78 है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, वही हो जाता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 78। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कंप्लीटली सेम है, इसे भी आप आगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये करी है। आखिरी में हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 16। सो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो हमसे पूछी जा रही है वो भी कितनी है, 16 है, राइट। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लिया हमने, ठीक है ना। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चेक वेदर 78 इज अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि 78 इस एपी में कहीं आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो क्या 78 इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, लेट 78 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब हम अज्यूम करके चलेंगे कि 78 जो है वो इस एपी में आएगा, राइट। और सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे और आखिरी में निकालेंगे n की वैल्यू। अगर मेरी n की वैल्यू इंटीग्रल आ रही है, इंटीग्रल मतलब काउंटेबल डिजिट, भाई काउंटेबल मतलब 1 2 3, अरे इंटीजर्स पढ़ा है ना 9th क्लास में, वही उसी को, इंटीजर्स को ही हम इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। तो अगर मेरी n की वैल्यू 5 10 6 4 2 15 ऐसी आती है तो हम बोलते हैं कि यस दिस टर्म एग्जिस्ट इन दिस एपी। और अगर मेरी n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग p बाई क्यू के फॉर्म में आती, तो हम बोल देते कि 78 डज नॉट बिलोंग टू दिस एपी। मतलब ये एपी में नहीं होगा अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल होगी तो, और n की वैल्यू इंटीग्रल होगी तो दिस विल एग्जिस्ट इन द एपी। आई होप क्लियर हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने यहां लिखा है। क्वेश्चन क्या कहता है, 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 38 एंड 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 73, है ना। फाइंड द 31st टर्म। अब क्या है, अगर हमसे कोई भी टर्म पूछी जा रही है किसी एक एपी की, और कोई 2 टर्म्स गिवन है, तो हम कोई भी तीसरी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, वो ध्यान देना। अगर मुझे 2 टर्म्स गिवन हैं तो बेसिकली इन 2 टर्म्स की हेल्प से मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगा। करके देखते हैं कैसे। 11th टर्म इज 38, मतलब a11 आपको 38 दिया हुआ है। a11 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, राइट। मतलब a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। आगे आपको दिया है 16th टर्म इज 73, मतलब दूसरी इक्वेशन देखो, 16th टर्म जो है वो 73 है। मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस 16 माइनस 1 जो कि होता है 15d इज इक्वल टू 73, राइट। तो ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। तो इन 2 टर्म्स की हेल्प से मेरी 2 इक्वेशंस बनी हैं, एक है ये वाली पहली और दूसरी, राइट। तो दोनों ही इक्वेशन a और d के बीच में बनी है, मतलब a एंड d आर द वेरिएबल्स। तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की हेल्प से हम ऐसी 2 वेरिएबल वाली कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, राइट, किसी भी एक मेथड से। तो करके देख लेते हैं। यहां पर मैं ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखूंगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 10 कितना होता है, 5d, और 73 माइनस 38 कितना होता है, 35 होता है। तो d की वैल्यू आ जाएगी 35 अपॉन 5, मतलब 7। इस d की वैल्यू को मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा a प्लस 10d, मतलब कि 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, मतलब a की वैल्यू क्या, 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, राइट। 32 आ रहा है, सॉरी माइनस 32 आ रहा है। सो a की वैल्यू माइनस 32 है, d की वैल्यू 7 है, राइट।
तो हमने क्या करा, हमने दो इक्वेशन की हेल्प से ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि अगर हमारे पास ए और डी की वैल्यू है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, nth टर्म वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो 31st टर्म अगर मुझसे पूछी जा रही है तो भाई फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मुझसे 31 पूछा जा रहा है 31 टर्म, तो a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी निकालना है मेरे को, मतलब a प्लस 30d निकालना है, राइट। और a और d की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है -32 प्लस d की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210 कितना आता है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 178 आ रहा है। सो ये आ गई है मेरी 31st टर्म, राइट। सो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई भी दो टर्म्स गिवन हैं तो मैं तीसरी टर्म निकाल सकता हूं। प्रोसीजर आपको बता दिया है, दोनों टर्म्स की हेल्प से दो इक्वेशन बनानी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू मिलेगी। ए और डी की वैल्यू मिल गई तो nth टर्म वाले फॉर्मूले में पुट करके हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर है अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है उसके जैसा ही। तो यहां पर हमें दिया है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, है ना। मतलब हमें वो टर्म निकालनी है जिसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। सो मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 0। nth टर्म 0 है मतलब an की वैल्यू 0 है, राइट। ये हमने अज्यूम कर लिया, राइट है। इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा फॉर्मूला लगाने के पहले हमें किन चीजों की जरूरत होती है, हमें a और d की वैल्यू की जरूरत होती है। तो अभी हमने क्या देखा था, अगर मुझे दो टर्म्स दी हुई हैं किसी भी एपी की तो मैं a और d की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे शॉर्ट में जल्दी से बताओ भाई। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d जो कि 4 दिया हुआ है, और a9 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8d। अब बेटा क्या है ना, धीरे धीरे हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस में हमने बिल्कुल ही धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है, वैल्यूज पुट कर करके सॉल्व करा है, लेकिन विथ ड्यू प्रैक्टिस हम इन चीजों को डायरेक्ट लिखेंगे समझाने के टाइम पे। एग्जाम में आपको डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, आप जितना अच्छे से स्टेप फॉलो कर सकते हैं उतने अच्छे से आपको स्टेप्स फॉलो करनी है, क्योंकि क्लास 10th में स्टेप मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पे कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, कौन से स्टेटमेंट लिखने हैं, कहाँ फॉर्मूला लिखना है, कहाँ रीजन लिखना है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दी वीडियोज इटसेल्फ। फिलहाल समझने के लिए हमने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, राइट। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल। 2 - 8 कितना होता है, -6d, एंड 4 + 8 कितना होता है, 12 होता है। तो d की वैल्यू कितनी, 12/-6 मतलब कि -2 आ गई d की वैल्यू। इसमें पुट कर देंगे, यहां पुट कर रहा हूं a प्लस d की वैल्यू रखी -2, तो a -4 = 4। a की वैल्यू कितनी, 0 आ गई भाई। a की वैल्यू तो आ गई है, ओहो सॉरी हो जाता है कभी कभी। a = 4 + 4 मतलब a की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। a 8 है, d -2 है, हमसे पूछा जा रहा है 0 टर्म कौन सी होगी। तो अब आएंगे यहाँ पर वापस से फॉर्मूला लगाने। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a की वैल्यू रखेंगे 8 और d की वैल्यू रखेंगे -2। निकालना है हमें n, तो देखो ये 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। -2 × n - 1 यहाँ रखा है, n - 1 रहने दो यहाँ, -2 उधर चला जाएगा तो -8/-2 हो जाएगा। मतलब यहां पे मैं इसको यहां लिख रहा हूं n - 1 = माइनस से माइनस कटा, 8/2 होता है 4, तो n की वैल्यू हो गई 5। तो क्या बोलेंगे हम, nth टर्म 0 थी, n की वैल्यू 5 है, तो 5th टर्म इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। इज दैट क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा वेरिएशन था, इसीलिए मैंने सोचा फिर से करा देता हूं, राइट।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 17th टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, राइट। सो भैया देखो, पुराने चैप्टर्स पढ़ना है बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि जब हमने चैप्टर नंबर 3 मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करा था, उसमें हमने क्या करा था, वर्ड प्रॉब्लम से मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना सीखी थी, राइट। सो अगर वो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वो नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होगी ही होगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। फिर भी फिलहाल के लिए क्वेश्चन भी मैं शॉर्ट में तो समझाऊंगा ही। तो यहाँ लिखा है 17th टर्म ऑफ एन एपी मतलब A17। मैंने बताया था जहां भी एक्सीड्स वर्ड आएगा उसकी जगह हम ये वाला साइन लगाते हैं, भाई एक्सीड्स मतलब ग्रेटर देन। तो 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म, ये लिखा है 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म। मैंने ये भी बताया था कि जब भी एक्सीड्स वर्ड आएगा, एक्सीड के साथ बाय भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, ये आपकी इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ इनइक्वेशन, इसे हम इनइक्वेशन कहते हैं। यहां से हमें इक्वेशन कन्वर्ट करनी है। तो मैंने पुराने वीडियो में ये बताया था कि जहां भी आपको ग्रेटर देन या एक्सीड वर्ड मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम में, इसके साथ साथ बाय भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो एक्सीड की जगह पे हमें इक्वल टू लगाना होता है और बाय की जगह पर हमें प्लस लगाना होता है, राइट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक और चीज बताई थी मैंने, कभी कभी एक्सीड्स की जगह पर लेस देन भी मिलेगा, लेकिन लेस देन के साथ भी क्वेश्चन में बाय वर्ड आपको मिलना ही मिलना है। तो जब लेस देन और बाय मिलेगा तो लेस देन की जगह पे इक्वल टू और बाय की जगह पे माइनस लगाएंगे, और ग्रेटर देन और बाय मिलेगा तो इसकी जगह इक्वल टू और बाय की जगह प्लस लगाएंगे, ठीक है। चाहो तो मैं ये भी बता देता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। कोई भी मैं एक नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 8, ठीक है ना, एक नंबर लिया मैंने 8। क्या 8 जो है वो 5 से बड़ा है? 8 इज ग्रेटर देन 5 बाय हाउ मच? भाई बाय कितना बड़ा है? 3 यूनिट्स बड़ा है, ऐसा हम बोलेंगे, या 3 स्टेप्स बड़ा है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं अगर, तो मैंने क्या करा, ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू और बाय की जगह पे प्लस लगाया। तो क्या मेरी इक्वेशन सही बन गई? हाँ बिल्कुल बन गई भाई, 5 + 3 ही तो 8 होता है ना। अब एक एग्जाम्पल इधर भी देख लेते हैं, इसे क्यों छोड़ें। 7 इज लेस देन 9 बाय 2, है ना, सही है ना। 7 जो है वो 9 से छोटा है, कितनी यूनिट छोटा है? 2 यूनिट छोटा है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेस देन की जगह हम इक्वल टू लगाते हैं, बाय की जगह पर हम माइनस लगाते हैं, और जो हमारी इक्वेशन बन रही है क्या वो सही बन रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बन रही है। सो दिस इज अ जनरल एक्सप्लेनेशन टू दिस काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आगे किसी भी चैप्टर में इस टाइप की चीज आपको देखने को मिलेगी तो आप डायरेक्टली इस चीज को यूज करके उस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। वापस आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बन रही है? 17 टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7 अकॉर्डिंग टू दिस वाला शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो देखते हैं, 17 टर्म मतलब डायरेक्ट लिखूंगा a + 16d होता है, और 10th टर्म मतलब कि a + 9d होता है प्लस 7 एज इट इज। यहां a से a कैंसिल हो रहा है, 16d 9 को इधर लाएंगे तो -9d हो जाएगा, 16d - 9d होता है 7d। तो क्लियरली यहां से d की जो वैल्यू है वो आ गई है 1। इस क्वेश्चन में आपसे केवल d की ही वैल्यू पूछी थी और कुछ पूछा ही नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन द 54th टर्म, राइट। सो देखना कैसे करेंगे हम। एपी हमें गिवन है, मतलब दो चीजें तो हमें गिवन होती हैं ऑलरेडी। क्या क्या गिवन होती है? पहली चीज होती है फर्स्ट टर्म एंड दूसरी चीज होती है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहां से हम कैसे निकालेंगे? 15 - 3 मतलब 12। ए और डी हमें मिल चुका है और आपसे पूछा जा रहा है
विच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन द 54th टर्म, राइट। सो हम बोलेंगे लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन, मतलब 132 मोर मतलब प्लस 132 लिखते हैं हम, एंड 132 मोर देन व्हाट, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो 54th टर्म को हम A54 लिखते हैं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बनाना सीखना है, ये हम ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन में सीख चुके हैं ना, एक बार वो वीडियो देख लोगे तो ये चीज़ें इजी लगने लगेंगी। सो nth टर्म को हम लिखते हैं an इज इक्वल टू A54 प्लस 132, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। लगा देंगे फॉर्मूला, nth की जगह क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54 की जगह क्या a प्लस 54 माइनस 1 मतलब 53 इंटू डी प्लस 132 एज इट इज, राइट। सो यहाँ पर a से a हमारा कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, d की जगह पे 12 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 यहाँ से इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, राइट। सॉल्व कर लेंगे तो 12n कितना हो जाएगा, 53 इंटू 12 करके देखो फटाफट, 636 आ रहा है यहाँ पर, प्लस 132 करेंगे ये वाला, और माइनस 12 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 12, राइट। सो इसे ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, 780 आ रहा है, राइट। सो 12n इज इक्वल टू 780, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 780 अपॉन 12, कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 75 मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 75, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, nth टर्म हमारी थी जो रिक्वायर्ड थी, तो हम बोलेंगे 75th टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर 2 AP की बात हो रही है, और हमें एक और चीज क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब पहली AP का 100 टर्म और दूसरी AP के 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। थोड़ा सा समझने में ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं 2 AP की, ठीक है। ये मैं पहली AP लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं दूसरी AP लिख रहा हूँ, राइट। AP तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 2 अलग अलग AP हैं तो हमें पता है इनकी फर्स्ट टर्म भी अलग अलग होंगी और इनका कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो हम पहली AP की फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, या फिर पहली AP की फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से, राइट। और दूसरी AP की फर्स्ट टर्म की बात करें तो कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं हम, और कॉमन डिफरेंस को हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसकी 100 टर्म निकालना है और इसकी 100 टर्म निकालना है। तो जनरली हम nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल an से इसकी nth टर्म को डिनोट करेंगे और कैपिटल An से इसकी nth टर्म को डिनोट करेंगे। रीजन बीइंग कि 2 अलग अलग AP हैं तो हमें थोड़ा सा अलग अलग हमें नोटेशंस लेनी पड़ेगी, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसकी 100 टर्म अगर मुझे निकालनी है, क्या हो जाएगी, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 99d हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर अगर मुझे 100 टर्म निकालनी है तो कैपिटल A 100 से डिनोट करूंगा मैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कैपिटल A लेनी है प्लस 100 माइनस 1 इंटू कैपिटल D, तो ये हो जाएगा a प्लस 99d, ठीक है ना। तो इसकी भी 100 टर्म आ गई है मेरे पास और इसकी भी 100 टर्म आ गई है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका जो डिफरेंस है A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू 100, ये हमें गिवन है, राइट। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी जगह पर a प्लस 99d माइनस, हमें पता है माइनस के बाद हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, तो कैपिटल A प्लस 99d हमने यहाँ पर लिख दिया है, राइट। ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं, a प्लस 99d माइनस a, और ये माइनस प्लस मिलके हमें माइनस देगा,
दिस विल बी 99 इंटू कैपिटल डी, राइट। अब हमें क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में दिया था कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब सेम कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है, मेरा जो स्मॉल डी है और कैपिटल डी है वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस कैपिटल डी की जगह पर स्मॉल डी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 99 इंटू स्मॉल डी। बाकी चीजें मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये प्लस 99D और ये माइनस 99D हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। इसको मैंने पहली इक्वेशन कह के फिलहाल यहां पर छोड़ दिया है, ठीक है। बात आती है कि हमें निकालना क्या है। तो यहां हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब इन दोनों की 100th टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। देख लेते हैं वो कैसे होगा। पहली एपी की 100 टर्म मतलब सॉरी हमें डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म निकालनी है। दोनों एपी के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो पहली एपी की अगर मैं 1000 टर्म निकालूं तो स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं ना, A1000 क्या हो जाएगा, A प्लस 999D, है ना। और दूसरी एपी की अगर मुझे 1000 टर्म निकालनी तो क्या हो जाएगी, कैपिटल A प्लस 999 इंटू कैपिटल D। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है स्मॉल डी और कैपिटल डी बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 999 इंटू स्मॉल डी, ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे आ जाएगा, A1000 माइनस कैपिटल A1000 दैट इज इक्वल टू कितना, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी और ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस ए, यहाँ पे अगेन हमें माइनस मिल जाएगा, ये और ये हमारा हो रहा है कैंसिल। अच्छा, यहाँ कैपिटल ए आना चाहिए था, तो हमें क्या मिल गया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। और स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 100 थी, तो यहाँ पर हमने 100 सब्सटीट्यूट कर दिया, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिल गया, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100, ठीक है। तो 100 टर्म हो या 1000 टर्म का बीच का डिफरेंस हो या कोई सी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हो, इन पर्टिकुलर एपी के लिए वो 100 ही आएगा। इज दैट क्लियर। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, हमेशा ये क्वेश्चन डाउट बना रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को, मतलब जो इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एनसीईआरटी में एक मार्क बना लेना है। तो जब भी हमारा एग्जाम होगा या कोई टेस्ट होगा तो हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके ही जाना है। इज दैट क्लियर। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के वीडियो में हम ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट होने वाला है, राइट। सो क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है ना। अब ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो यहां हमने लिखा है भाई, पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है और आखिरी 3 डिजिट नंबर 999 होता है, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाता है, 1000 हो जाता है 4 डिजिट नंबर, और इसके पहले 99 आता है जो कि होता है 2 डिजिट नंबर। सो सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स की बात करें तो 100 से लेके 999 तक सारे नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, राइट। अब इसमें से हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो, है ना। तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा भाई, एक एक नंबर को डिवाइड करके देखते जाओ, क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर 101 करना, 102 करना, 103 करना। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पहला जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो 105 होगा। करके देख लेते हैं हम, 7 1 जा 7, यहां आ जाएगा 3, तो 7 5 जा 35, राइट। सो पहला जो 7 डिजिट नंबर, सॉरी पहला जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो है 105, ठीक है। अब अगले नंबर्स को ढूंढने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि +7 करते जाएंगे तो हमें आगे के नंबर्स मिलते जाएंगे। तो 105 में +7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 112 मिल जाएगा, फिर 119 मिल जाएगा, एंड इट गोज ऑन। अब बात आती है कि लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, मतलब क्या 999 जो है वो भी 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है हमें
जो कि 7 से डिविजिबल हो फ्रॉम द लास्ट, है ना। तो 999 तो नहीं है, 998 करके देख लेना। 996 नहीं, मेरे ख्याल से 994 जो है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, करके देख लेते हैं एक बार। तो 7 1 जा 7, यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 4 जा 28, बच्चा क्या सो आई एम करेक्ट, 994 इज डिविजिबल बाय 7। तो यहां हमारी जो लास्ट टर्म है वो आने वाली है 994। तो यहां पर मेरे पास अब रिक्वायर्ड एपी आ चुकी है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 आने वाला है, राइट, क्योंकि सब 7 के मल्टीपल्स ही तो हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो भाई ये जो एपी बन गई इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सिंपल सी बात है, इस एपी के लिए मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 105, कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 है। भाई किसी को भी सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, है ना। और हमें निकालना है n। अच्छा, लास्ट टर्म हमें दी हुई है क्या, 994। पहले वीडियोस में भी हमने पढ़ा है कि भाई लास्ट टर्म जो होती है वो nth टर्म के बराबर ही होती है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, a की जगह पे 105, n हमें निकालना है और d की जगह पर 7 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 105 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7n-7 हो जाएगा। अच्छा, nth टर्म की जगह, लास्ट टर्म की जगह हमें 994 सब्सटीट्यूट करना है। ये इसको ना कर दीजिएगा गलती से भी, है ना, कई बार हम जल्दबाजी में कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर 7n बचा है, 994, 105 माइनस 7 कितना होता है, 105 में से 7 गए तो 98 बचेगा। तो 98 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, राइट। अब 994 में से 98 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बच रहा है, 896 बच रहा है मेरे ख्याल से, राइट। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 896 अपॉन 7। करके देख लीजिए फटाफट डिवाइड। भाई 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 करेंगे तो 56 7 8 128। तो भाई n की वैल्यू आ गई है 128। सो हमारा आंसर क्या होगा, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है वो ओवर हो गया है। मोस्टली जितनी वेरिएशंस nth टर्म के क्वेश्चंस पे हम कर सकते थे हमने आज कर ली है। इन क्वेश्चंस के बाद आई होप आप लोगों को कम से कम nth टर्म वाले क्वेश्चंस में डाउट नहीं आएगा। फिर भी इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हम हमारी वर्कशीट में करते ही हैं। तो जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और हायर लेवल क्वेश्चन जब हम करने वाले हैं जो कि हमारी वर्कशीट्स में होते हैं, तब हम थोड़े से और वेरिएशंस देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स का इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मूला एंड देन उस पे बेस्ड क्वेश्चन। सो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।